नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम और पोषण। तो सबसे पहले इस हेडिंग को समझते हैं कि ये जैव प्रक्रम है क्या और पोषण है क्या। ठीक है, संक्षिप्त में समझते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल से हम इसे समझेंगे। जैव प्रक्रम का मतलब होता है वैसी क्रियाएँ, वे सारी क्रियाएँ जिनमें जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण कहने का मतलब है मेंटेनेंस होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, या सामान हो या फिर कोई व्यक्ति हो, सभी चीज़ अपना मेंटेनेंस देखता है। जैसे हम एक बाइक खरीदे हो या एक 4 व्हीलर खरीदे हैं, तो उसमें मेंटेनेंस होता है कि हम उसे किस प्रकार से रखें ताकि वो लंबे समय तक चले। ठीक है, हम लोग फ़ोन भी खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस होता है कि उस पर गार्ड लगा दें, बैक कवर लगा दें उस पर, और भी कई सारे उस पर रख रखाव या देखभाल करते हैं, वही मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी हमारे शरीर का मेंटेनेंस क्या कहलाता है? प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम समझने। और पोषण क्या है? पोषण है जो हम लोग भोजन करते हैं ना, उससे हम लोग को पोषक तत्व मिलता है, वही पोषण। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। जैव प्रक्रम समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जैव प्रक्रम करते कौन है। तो जैव प्रक्रम उनमें होता है, या पोषण उनमें होता है जो सजीव हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। ऐसे हालांकि आप लोगों को पता होगा सजीव क्या है निर्जीव क्या है, बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़े एडवांस तरीके से देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे सजीव क्या है, तो क्या आप उसी बच्चे वाला तरीके को अपनाएंगे? नहीं। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि हम सजीव को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इस संसार में दो ही प्रकार के हैं, एक है हमारे सजीव और दूसरे आते हैं निर्जीव। ठीक है, सजीव और निर्जीव। देखिए सजीव किसे कहते हैं, तो हम लोग पहले 5-6 में जानते होंगे सजीव किसे कहते हैं, कि वैसा प्राणी जो सांस लेता है, खाना खाता है, बढ़ता है, ये सारे सजीव हैं। तो ठीक है, वो भी बातें सही है, लेकिन अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, तो क्या उस प्रकार से हम लोग बच्चों वाली परिभाषा नहीं देंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, तो परिभाषा को थोड़ा सा एडवांस कर देंगे। ठीक है, परिभाषा हमारा क्या रहेगा? जिनमें जैविक क्रियाएँ होती हैं। जिनमें क्या होती हैं? जैविक क्रियाएँ होती हैं। अब ये जैविक क्रियाएँ क्या है? ठीक है, ठीक है, सजीव किसे कहेंगे? तो बोलेंगे जिनमें जैविक क्रियाएँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि जैविक क्रियाएँ क्या हैं। तो जीव जिन भी क्रियाओं को करता है उसे जैविक क्रिया कहा जाता है। तो जीव कौन कौन सी क्रिया करता है? तो जीव करता है श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। देखिए ये जीवों की क्रियाएं होती हैं, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। ये जीव क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं। तो सजीव की कितने सटीक परिभाषा हो गया। सजीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जो जैविक क्रिया होती है, जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, सजीव कहलाते हैं। जैविक क्रियाएं क्या हो गई? श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। अब आइए समझते हैं कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं श्वसन कहलाता है। परिवहन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे जगह भ्रमण करना, घूमना फिरना, बढ़ना, ये सब हमारा परिवहन हो गया। उत्सर्जन क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ को, हमारे शरीर में भोजन के पश्चात कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, वो उत्सर्जन कहलाता है। मलमूत्र के रूप में हम लोग उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन कहलाता है। तीसरा हमारा, चौथा हमारा जनन। जनन क्या होता है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। तो हम लोग सजीव देख रहे हैं, लेकिन ठीक इसका उल्टा निर्जीव होता है। निर्जीव में ना ही श्वसन होगा, ना ही परिवहन होगा, ना ही उत्सर्जन होगा, और ना ही जनन होगा। निर्जीवों में ये सारी घटनाएं नहीं होती हैं, अर्थात इसे क्या कह सकते हैं? जिनमें जैविक क्रियाएं क्या होती है? नहीं होती हैं। जैविक क्रियाएं नहीं होती है, उसे हम लोग निर्जीव कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस देख लिया कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। सजीव में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए सजीव क्या है? सजीवों का पहले देखते हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ों का जो निर्माण है,
वो छोटे छोटे अणु और परमाणुओं से हुआ है। ये अणु परमाणु से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। इसी प्रकार से मनुष्य का निर्माण भी अणु और परमाणुओं से हुआ है। तो अणुओं का संयोजन या सुव्यवस्थित ढंग से संरचना ही जीवों का निर्माण करती है। ठीक है, तो अणु परमाणु से पूरी सृष्टि की रचना हुई है और उसी अणु परमाणु से हम लोग बने हैं। तो अणुओं का सुव्यवस्थित ढंग से संरचना क्या कहलाता है? जीवों का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए सजीवों के निर्माण के लिए क्या होता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन। देखिए ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन अणु जो है, न्यूक्लियो प्रोटीन अणु जो है अन्य अणुओं के साथ मिल करके और निर्माण करता है किसका? जीव द्रव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जीव द्रव का निर्माण करता है। और ये जीव द्रव में मनुष्यों की सारी गुण समाहित होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन अणु क्या है? देखिए ये न्यूक्लियो प्रोटीन अणु अन्य अणुओं के साथ मिलकर के जीव द्रव का निर्माण करते हैं और ये जीव द्रव में ही मनुष्य के सारे गुण समाहित होते हैं। इस जीव द्रव में ही मनुष्य के सारे गुण समाहित होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से मनुष्य का निर्माण हो रहा है। मनुष्य का निर्माण कैसे हो रहा है? अणुओं द्वारा हो रहा है। ठीक है, ऐसे मनुष्य के नहीं, जितने भी संसार में जितनी भी चीज़ें, सबका निर्माण अणुओं परमाणुओं से हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का निर्माण भी अणुओं से हुआ है। इसके बाद बनते हैं हमारी कोशिका। क्या बनता है? कोशिका। और फिर कोशिका के बाद बनते हैं कई सारे कोशिकाएं सुव्यवस्थित ढंग से सजेंगे और फिर निर्माण होगा उत्तक का। कोशिका के बाद किसका निर्माण होगा? उत्तक का। और उत्तक जब सही तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से सजेंगे आपस में तो बनेंगे अंग। और अंग जब सुव्यवस्थित ढंग से सजेंगे तो बनेंगे अंग तंत्र। और अंग तंत्र के पश्चात बनता है हमारा शरीर। किस प्रकार से? अंग तंत्र से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। देखिए सबसे पहले क्या बना? कोशिका का निर्माण हुआ। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? कोशिका को। इसलिए कोशिका के जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक। कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। देखिए संरचनात्मक क्या होता है? संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना अर्थात बनावट। जैसे हम लोग देखते हैं कि ईंटे की बनावट इस प्रकार से होती है। ठीक है, मार्कर या पेन की बनावट है जो इस प्रकार से है। ठीक इसी प्रकार से संरचनात्मक है। ठीक है, तो कोशिका क्या है? संरचनात्मक अर्थात बनावट, क्रियात्मक अर्थात कार्य। ठीक है, जैसे फ़ोन का कार्य क्या होता है, कार का कार्य क्या है, सबका अलग अलग कार्य है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका में भी है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अर्थात कोशिका जो है आकार भी देता है और कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसलिए कोशिका को क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। फिर कोशिका को अगर सुव्यवस्थित ढंग से सजा दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? उत्तकों का निर्माण होता है। ठीक है, और यह उत्तक अगर सुव्यवस्थित ढंग से सज जाए तो निर्माण होता है हमारा अंग का। और जब अंग सुव्यवस्थित ढंग से सज जाएंगे तो अंग तंत्र का, और अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। देखिए अंग तो आप लोग को पता होगा अंग कैसा है। जैसे शरीर में हमारे कई सारे अंग हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, अंगुली अंग है। अंग तंत्र क्या होता है? अंगों का समूह। जैसे हाथों में 5 अंगुलियां हो गई। ठीक है, हमारे खोपड़ी में कई सारे आँख, कान, नाक हो गए, ये अंग तंत्र हुआ। और जब सभी को मिला देते हैं तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। ये ठीक उसी प्रकार से नहीं हो गया? जैसे यहाँ पे बोल दिए ईंट से बन गया हमारा क्या? दीवार। दीवार से बन गया क्या? कमरा। और कमरा से फिर बन गया क्या? घर या महल, जो भी कह दी। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई हो गया ईंट। ईंट को अगर हम अच्छी तरीके से सजाते हैं तभी तो दीवार बनता है। अगर ईंट को हम ठीक तरीके से ना सजाएं, ईंट को हम इधर उधर सजा दें तो क्या वो कभी दीवार बनेगा? नहीं बनेगा। तो ईंट को सुव्यवस्थित ढंग से सजाएं तो दीवार बना, और दीवार को एकदम अच्छी तरीके से सजा दिए तो एक कमरा बन गया। अगर 4 दीवारों को अच्छी तरीके से सजा दिए तो क्या बन गया? कमरा। लेकिन अगर यही एक दीवार इधर खड़ा करे, एक इधर करे, एक इधर, इधर तो क्या दीवार कमरा बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमें
दीवार को सुव्यवस्थित ढंग से सजाना होगा तो कमरा बनेगा, और कई सारे कमरे को अगर सुव्यवस्थित कर दे तो क्या बन जाएगा, घर का निर्माण हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से संरचनाएं कुछ हमारे शरीर में भी है। कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र और फिर उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। देखिए अब यहाँ पे हमारे शरीर का निर्माण हो गया। तो जब शरीर का निर्माण हो गया तो शरीर निर्माण के बाद शरीर को क्या चाहिए, तो शरीर निर्माण हो गया तो वो कार्य करेगा तो इसकी कोशिका टूटेंगी, हड्डियाँ टूटेंगी, शरीर बढ़ेगा घटेगा, तो इसके लिए इसे ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा इसे कहाँ से प्राप्त होगा, तो ऊर्जा के लिए इसे चाहिए भोजन। ठीक है, ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए। ठीक है, और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, पोषण से प्राप्त होगा। ठीक है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, पोषण से प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि ये पोषण क्या होता है। ठीक है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषक कहलाता है, यानी भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ऐसा समझिए कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे जो भी एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, वो हमारे लिए पोषण है। ठीक है, तो जितने भी शरीर, अगर हमारा शरीर का निर्माण हो गया तो शरीर हमारा कार्य करेगा, शरीर में कुछ टूट फूट होगा, शरीर बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसे पोषण चाहिए। ठीक है, और पोषण कहाँ से मिलेगा, तो पोषण हमारा भोजन से मिलेगा। ठीक है, पोषण हमें कहाँ से प्राप्त होगा, भोजन से। तो आइए अब हम पोषण के बारे में समझते हैं। तो देखिए पोषण जो है सभी जीवों में एक प्रकार से नहीं होता है। तो पोषण को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिस प्रकार से जीव है उस प्रकार से उसके लिए पोषण है। तो पोषण के कई प्रकार से बांट दिया गया है। तो मुख्य रूप से पोषण को दो प्रकार से बांट दिया गया है, एक है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक है, स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण के इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफ, और परपोषण को बोलते हैं हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ, स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रोफ और परपोषण को बोलते हैं हेटेरोट्रोफ बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, ऑटो और ट्रोफ। ऑटो का मतलब होता है स्व या स्वतः, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हेटेरोट्रोफ भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, हेटेरो प्लस ट्रोफ। हेटेरो का मतलब होता है विषम, भिन्न या पर, विषम भिन्न या पर। तो इसे विषम कर सकते हैं या भिन्न कर सकते हैं या पर, और आप ट्रोफ का अर्थ होता है पोषण। तो पर पोषण या स्वपोषण। अब समझते हैं कि स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। स्वपोषण और परपोषण को समझते हैं। स्वपोषण क्या होता है, तो जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है वो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण किसे कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेता है, किसी दूसरे पर आश्रित या निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो अपना भोजन खुद बना लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे घर में कई सारे परिवार हैं, 5 या 6 परिवार है। ठीक है, उसमें खाना तो सिर्फ मम्मी बनाती है या दीदी बनाती होंगी। ठीक है, तो क्या मम्मी यहाँ खाना बना ली तो क्या मम्मी स्वपोषण हो गई, नहीं। खाना बनाने और खाना पकाने में अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग जो करते हैं वो खाना को पकाते हैं, खाना बनाते नहीं हैं। ठीक है, तो खाना बनाते कौन है भाई, तो देखिए स्वपोषण में जितने भी आएंगे वो सभी हरे पेड़ पौधे आएंगे। कौन सा आएंगे, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, ऐसा मत कह दीजिएगा कि मैंने पढ़ा था कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, अर्थात मम्मी भोजन खुद बना ली तो स्वपोषण हो गई, हम लोग खाते हैं तो परपोषण है। भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, स्वपोषण का मतलब होता है जिसमें स्वपोषण में कौन कौन आएंगे, तो स्वपोषण में आएंगे हरे पेड़ पौधे। देखिए हरे पेड़ पौधे को, अगर पेड़ की बात करें तो आपने कभी पेड़ पौधे को बाजार जाते हुए नहीं देखा होगा, ना ही कुछ सामान खरीदते हुए, ना ही उसे चूल्हा जलाते हुए। वो भी तो सजीव है ना, तो सजीव हैं तो अपना भोजन प्राप्त कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उन्हें पेड़ पौधे को भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया का हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं,
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। देखिए, उन्हें भोजन बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो है हमारा सूर्य का प्रकाश, दूसरा है उसे जल, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है क्लोरोफिल। तो स्वपोषण किस में होगा? स्वपोषण होगा हरे पेड़ पौधे में होगा। और हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। देखिए, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, सूर्य की रोशनी से। जल है जो जमीन के अंदर जल द्वारा प्राप्त कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं, जो पत्तियों के रंध्रों द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। क्लोरोफिल जो है पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसके कारण से पत्ते हरे होते हैं। तो आप ये भी पूछ सकते हैं या फिर आपसे पूछा जा सकता है पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। और इन सभी के द्वारा क्या करते हैं? वो अपना भोजन बना लेते हैं। वो किस प्रकार से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण एक अलग सा टॉपिक है, हम प्रकाश संश्लेषण में उसको बता देंगे। सिर्फ आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि स्वपोषण किन में होता है? तो हरे पेड़ पौधे में होता है। और हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल चाहिए। फिर हम प्रकाश संश्लेषण एक अलग टॉपिक है, उसमें हम डिटेल से बता देंगे इसमें क्या क्या घटनाएं होती है। ठीक है, तो स्वपोषण समझ में आ गया ना? वैसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। देखिए, पेड़ पौधे किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं कि हमें कोई भोजन ला करके देगा तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। और ना ही कभी बाजार जाते हैं या अपना भोजन जो है इन 4 चीज़ों से खुद निर्मित कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग में क्या है? हम लोग में भोजन सिर्फ पकाते हैं। हम लोग आश्रित रहते हैं जानवरों पे, पेड़ पौधों पे, इन सब चीज़ों पे आश्रित रहते हैं। वो हमें फल सब्जी ये सब देता है, तभी हम लोग क्या करते हैं? भोजन कर पाते हैं। यानी बना बनाया हम लोग को मिलता है, सिर्फ उसे हम लोग पका देते हैं। लेकिन इन लोग में ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अपना भोजन खुद निर्मित करते हैं, खुद बनाते हैं। ये हो गया हमारा स्वपोषण। अब बात करते हैं परपोषण की। तो परपोषण जो हो गया, इसे हम लोग इंग्लिश में हेटेरोट्रोफ कहते हैं। और परपोषण जो है वो कई प्रकार से होते हैं। परपोषण कई प्रकार से होते हैं, तो आइए परपोषण को समझते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे परपोषण की। परपोषण को हम लोग हेटेरोट्रोफ कहते हैं। तो परपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद ना बना करके किसी दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी दूसरे जीव पे आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। तो देखिए, परपोषण किस में होता है? तो परपोषण जो होते हैं वो पेड़ पौधे को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों में ही परपोषण होता है। जैसे मनुष्य, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसमें परपोषण होते हैं। तो परपोषण के कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, परपोषण के कई सारे प्रकार हैं। पहला है हमारा मृतजीवी, परजीवी, और तीसरा हमारा प्राणी संपोषण। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ये परपोषण के प्रकार हैं। क्योंकि देखिए भाई, परपोषण में कई प्रकार के जीव आएंगे और सबको भोजन करने की तरीका विधि अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से परपोषण को 3 वर्गों में बांट दिया गया: मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। इन 3 वर्गों में से बांट दिया गया। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे या सड़े गहरे चीज़ों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे? मतलब इसमें क्या है ना, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आ जाएंगे हमारा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। मृत जीव पोषण करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर जैसे कोई जीव मर गया
तो जीव मरने के बाद जो सड़ता है ना, तो यही सब आ करके और उन जीवों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और फिर अंततः उन जीवों को, जो जीव मर गया है, उसे मूल तत्वों में मिला देते हैं। और मूल तत्वों में जब ये मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण में क्या होता है, कोई प्रकार से प्रदूषण भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से मृत जीवी पोषण करने वाले जीवों को अपघटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक भी कहा जाता है। अपघटक का मतलब होता है अपघटन करना। अपघटन मतलब जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को मूल तत्वों में मिला देना, जिसके कारण से पर्यावरण में संतुलन बना हुआ रहता है। सपोज कि जैसे कोई एक जानवर मर गया, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई जानवर मान लेते हैं, कुत्ता मर गया, ठीक है, तो कुत्ता क्या होगा, धीरे धीरे सड़ेगा। तो मृत जीवी जो भी पोषण करने वाले जीव हैं, इस कुत्ते पे आकर के इनके सारे भोजन, कुत्ते को क्या है, भोजन के रूप में पूरा ग्रहण कर लेंगे। और भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद ये जो कुत्ता रहेगा, उसके जो भी अवशेष पदार्थ हैं, उसको धीरे धीरे इसमें क्या, मूल तत्वों में, यानी मिट्टी, वायु, इन सब चीज़ों में क्या करेगा, मूल तत्वों में परिवर्तन कर देगा, जिसके कारण से वायुमंडल में जो है गंदगी भी खत्म हो जाएगी। और पुनः उन तत्वों को मिट्टी और वायु में परिवर्तन कर देने से क्या होता है, पर्यावरण में संतुलन बना हुआ रहता है। इसलिए उन जीवों को अपघटक भी कहा जाता है। तो मृत जीव को क्या कहा जाता है? मृत जीव को अपघटक भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग परजीवी की। परजीवी या पैरासाइट भी इसको कहते हैं। परजीवी क्या कहते हैं? परजीवी की बात करें, परजीवी जो है अपना भोजन जो है वो किसी दूसरे प्राणियों के संपर्क में रह करके भोजन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा जानवरों में क्या रहते हैं, जोंक आपने देखा होगा, ठीक है, जोंक हो गया, हमारे सर में जो ढील हो गए हैं, लीक हो गए हैं, ये हमारे क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। ये एक चमोकन है, ये सब वो हमारे क्या हो गया, परजीवी। तो परजीवी क्या होता है? वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणियों के संपर्क में रह करके प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक हो गया, हमारे शरीर में जो जू हो गया, ढील है वो हो गया। फिर जानवरों से चिड़िया लोग क्या करते हैं, जानवरों में जो कीड़े होते हैं, चिड़िया लोग क्या करते हैं, पंछी लोग उन चिड़िया को, उन कीड़ों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो इस प्रकार से पंछी भी क्या हो गया, परजीवी हो गया। यहाँ पे जैसे जोंक हो गया, ठीक है, तो जोंक इसमें किसी जानवर में जाएगा और अपने लिक्विड के रूप में अपना उसको खून चूसेगा, तो जोंक हमारा क्या हो गया, परजीवी हो गया। और जो जानवर है, जैसे मान लीजिए गाय या भैंस है, ठीक है, गाय है, तो ये जो गाय हो गया, इस जोंक को पाल रहा है, एक प्रकार से क्या कर रहा है, जोंक को पाल रहा है। हम लोग भी हमारे शरीर में क्या है, हमारे खोपड़ी में ढील है या जुआ है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे पाल रहे हैं। तो जो पाल रहा है उसे क्या कहते हैं, पोसी कहते हैं। पालने वाले क्या कहते हैं, पोसी कहते हैं। यहाँ पे गाय क्या हो गया, हमारा पोसी हो गया। और जीव जो जोंक है वो क्या हो गया, हमारा परजीवी हो गया। परजीवी या पैरासाइट्स हो गया, ठीक है। पंछी हमारा क्या हो गया, परजीवी हो गया। और पंछी अगर किसी जानवर के शरीर से छोटे मोटे कीड़े नोच करके अगर खा रहा है, तो ये क्या हो गया, पोसी हो गया। यानी कि जिस जानवर से ये प्राप्त कर रहे ये भोजन हो, क्या हो गया, पोसी। अर्थात ऐसे समझिए कि अगर हमारे शरीर में, हमारे खोपड़ी में ढील है, तो ढील जो हमारा भोजन प्राप्त कर रहा है वो ढील क्या हो गया, जुआ क्या हो गया, वो हो गया परजीवी। और हम उसे पाल रहे हैं तो हम क्या हो गए, पोसी हो गए, ठीक है। तो ये हो गया परजीवी। उसके बाद आता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, कि इसमें जो जीव है अपना भोजन जो करता है वो प्राणियों को भोजन करने की विधि द्वारा करते हैं। तो इसमें प्राणियों को भोजन करने की विधि क्या है, तो प्राणियों को भोजन करने की विधि है वो तरल रूप में भी करते हैं और ठोस रूप में भी करते हैं। तरल रूप में भी और ठोस रूप में भी करते हैं। तो इसमें आ जाएगा मनुष्य, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, मनुष्य, जानवर, मेंढक, ये सब क्या आ जाएगा, इसमें हमारे प्राणी संपोषण में आ जाएंगे। एक और आपने एक देखा होगा वृक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं अमर बेल या अमर लता। नाम कैसा है, अमर लता, न इसमें जड़ ना पता, ना ही इसमें जड़ होता है और ना ही इसमें पता होता है कि अपना भोजन बनाता कहाँ से है। इस प्रकार से लड़ी जैसा आप लोग देखते होंगे, पेड़ पौधे पे, बैर के पेड़ पे इसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आप उसे इतना छोटा सा भी फेंक देंगे, रस्सी जैसा रहता है, तो पूरे वृक्ष को घेर लेता है।
और वृक्ष को नष्ट कर देता है। इसे अमर बेल कहते हैं, ठीक है। तो अमर बेल में ना ही जड़ होता, ना ही पता, तो अपना भोजन बनाता कहाँ से है? तो ये भी एक परजीवी है। ये जिस वृक्ष पे आप फेंकते हैं उस वृक्ष से बना हुआ भोजन को क्या करता है? अवशोषण कर लेता है और अपने वृद्धि करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी। तो अमर बेल भी हमारा क्या हो जाएगा? परजीवी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम लोगों ने पोषण की विधियों को देख लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको पोषण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पोषण के बाद वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे और दूसरे पार्ट में आपको फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।